के अंदर हम देखेंगे कंट्रैक्टर सेफ्टी के बारे में। कंट्रैक्टर सेफ्टी का मतलब क्या है? कंट्रैक्टर सेफ्टी का मतलब है कि वर्क प्लेस को सेफ एंड सिक्योर रखना। वर्क प्लेस पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके वहाँ पे उन्हें एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, उनको वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करना, उनको वहाँ पे वर्क करने के लिए उनको जो सेफ वर्क कंप्लीट करने के लिए तमाम स्ट्रेटजीज़ वहाँ पे अवेलेबल करना। तो कंट्रैक्टर सेफ्टी का मतलब होगा ऐसा सिस्टम जिसके अंदर तमाम वर्कर्स को वहाँ पे सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि वहाँ पे जो इंजरी रेट है, जो एक्सीडेंट रेट है, जो इंसिडेंट रेट है, उसे मिनिमाइज़ किया जा सके और वहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी आपके वहाँ पे वर्किंग चल रही है, उसे वहाँ पे कंप्लीट किया जा सके। Organization to ensure their systems are in place for pre-qualification, selection and tender assessment। अब कंट्रैक्टर सेफ्टी का मतलब ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करेगी जिसके थ्रू जब एक कंट्रैक्टर को सिलेक्ट करना होगा उसके लिए एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर होगा कि हम जिस बंदे को प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं क्या वो अपने वर्कर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कोई कंसर्न्स रखता है या नहीं रखता, क्या वो अपने वर्कर्स के लिए वहाँ पे सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है या नहीं करता, क्या वो अपने वर्क प्लेस पे सेफ्टी जो मेजरमेंट से लेता है या नहीं लेता, क्या वो अपने वर्कर्स को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। इन तमाम चीज़ों को क्या किया जाएगा, असेस किया जाएगा, इनको जाना जाएगा। उसके बाद एक जो प्रोजेक्ट है किसी कंपनी को, किसी भी वहाँ पे इंडिविजुअल को वहाँ पे रेफर किया जाएगा। Assessment shall be appropriate to ensure to the nature and scope of work requirement। जब भी आप किसी कंट्रैक्टर की वहाँ पे असेसमेंट करेंगे, उसकी जांच पड़ताल करेंगे, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे क्या किया जाए कि वो जो आप असेसमेंट करने वाले हैं वो असेसमेंट उसी वर्किंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो काम आप उसे प्रोवाइड करेंगे। अगर आप उसे किसी केमिकल इंडस्ट्री या किसी केमिकल सिंथेसिस का वहाँ पे प्रोसेस हैंड ओवर करने जा रहे हैं, अब आप देखेंगे कि वो वहाँ पे केमिकल से रेलिवेंट कितनी नॉलेज रखता है, केमिकल से रेलिवेंट पास उसके कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, केमिकल से रेलिवेंट उसके पास क्या डिटेल्स अवेलेबल हैं, उससे रेलिवेंट कितने प्रोजेक्ट्स वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है, इंजरी रेट कितना है, एक्सीडेंट रेट कितना है, क्या वो इस काम की वहाँ पे प्रॉपर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। प्री क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ कंट्रैक्टर विल नॉट बी बेस्ड ऑन कॉस्ट ओनली। अब जो प्री क्वालिफिकेशन जो कि एक कंट्रैक्टर की असेसमेंट की जाएगी, जो उसका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, तो उसका जो क्राइटेरिया होगा जस्ट वो कास्ट के ऊपर नहीं होगा। जैसे आप घर बनवाते हैं तो घर बनवाते वक्त आप जस्ट ये नहीं देख रहे होते कि हमें जो बंदा मिस्त्री वगैरह मिल रहा है वो कितना सस्ता है, उसके अंदर आप ये भी देख रहे होते हैं कि ये बंदा टाइम के अंदर प्रोजेक्ट पूरा करता है नहीं करता। सेकंड चीज़ आप ये भी देखते हैं कि वो क्वालिटी ऑफ मटेरियल कौन सा यूज़ करता है, क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है और फिर कॉस्ट क्या है। इन तीनों चीज़ों को आप क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे असेस कर रहे होते हैं, उसके बाद किसी एक बंदे को वहाँ पे प्रोजेक्ट हैंड ओवर करते हैं। तो ऐसे ही जब प्री क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन जो होंगी, जब वो आपकी प्लेस की जा रही होंगी, तो उसके अंदर जस्ट कॉस्ट को मेंशन नहीं किया जाएगा। वहाँ पे एक पूरा जो आपका कंट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको उसके थ्रू से वहाँ पे असेस किया जाएगा। Only those contractor who meets the organization expectation, जस्ट वो कंट्रैक्टर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन की तमाम रिक्वायरमेंट्स को, तमाम वहाँ पे एम्स को, गोल्स को पूरा करती हैं, उन्हीं को वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा और वर्किंग के अंदर उन्हें वहाँ पे शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा जो वर्कर्स वहाँ पे सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर काम नहीं करते, उनको वहाँ पे फॉलो नहीं करते, तो उनको वहाँ पे सिलेक्ट कभी भी नहीं किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम इंश्योर करेगी जिसके अंदर वो प्री क्वालिफिकेशन सिस्टम, सिलेक्शन का क्राइटेरिया, टेंडर असेसमेंट, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे मौजूद होंगी, जिसको हम किसका नाम देंगे, CSM कंट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का नाम देंगे। ऐसा सिस्टम जो कि कंट्रैक्टर को प्रॉपरली सिलेक्ट करेगा, उसकी तमाम जो क्वालिफिकेशंस हैं उसको असेस करेगा। देन ऑर्गेनाइजेशन ने इंश्योर करना होता है कि टू हैव अ रिटन प्रोसीजर इन द CSM। अब उसके बाद जस्ट वहाँ पे इनफॉर्मल वे के अंदर, ओरल फॉर्म के अंदर वहाँ पे सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा, उसके पास वो सिस्टम प्रॉपर एक रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर अवेलेबल होगा, जिसके थ्रू वहाँ पे वो कंट्रैक्टर को वहाँ पे प्रॉपर असेस करेंगे, जिसके अंदर क्लियरली उनका जो स्कोप है, रिक्वायरमेंट्स हैं और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, ये तमाम चीज़ें उस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मौजूद होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर कंट्रैक्टर्स selected to conduct work shall have safety management system। और ऑर्गेनाइजेशन ये भी इंश्योर करेगी जिस कंट्रैक्टर
कंट्रैक्टर को वो सिलेक्ट कर रहे हैं उसके पास सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मतलब सेफ्टी से रेलिवेंट तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर है, वो उसके पास अवेलेबल है, जो कि उनकी वहाँ पे पॉलिसी को फुलफिल कर रहा है, उनके प्रिंसिपल्स को पूरा कर रहा है और उनकी प्रिंसिपल्स और एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होगा। Then organization, contractor and organization shall conduct safety audit and shall supervise the conduct to work ensure that organizations safety system processes and safety standards expectations are met। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ने ये इंश्योर करना होता है कि जब वो एक प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देगी उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रैक्टर दोनों मिलकर क्या करेंगे, वर्क प्लेस पे अब वहाँ पे ऑडिटिंग करेंगे। ऑडिटिंग मीन ओवरऑल वर्क प्लेस पे जो पॉलिसी है, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको एग्जामाइन करेंगे कि वो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं, आपके एम्स को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उसके अंदर देखेंगे तमाम जो वहाँ पे प्रिंसिपल या एक्सपेक्टेशंस वगैरह हैं वो आपके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। Then organization to ensure that the contract department representatives and contract execution engineers in charge are identified or in place। उसका ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रैक्टर दोनों ने ये इंश्योर करना होता है कि जब एक प्रोजेक्ट वहाँ पे रन हो रहा है, उसको वहाँ पे उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, तो उसके दौरान वहाँ पे क्या होना चाहिए कि इंजीनियर्स वगैरह वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए जो कि प्रोजेक्ट की वहाँ पे मॉनिटरिंग करेंगे और प्रोजेक्ट की वहाँ पे एक्टिविटीज़ को वहाँ पे देखेंगे और देखेंगे तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और टीम अवेलेबल है या नहीं है, और कंट्रैक्ट की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही। Then organization and contractors to ensure that safe work control requirements and expectations are clearly set out। अब उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रैक्टर दोनों ने ये इंश्योर करना है कि जब एक काम वहाँ पे चल रहा है तो उस काम के दौरान वहाँ पे वर्कर्स से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वर्कर्स ने क्या उनसे काम करना है, कौन से काम नहीं करने, उन्होंने कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करना, उन्होंने वर्क ऑफ क्वालिटी कौन सा प्रोवाइड करना है, ये तमाम चीज़ें उन्हें रिटर्न के अंदर प्रोवाइड की गई हैं ताकि उसको वो समझ के उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकें। अब जो सेफ्टी ऑफिसर होता है तो उसने क्या करना होता है कि वर्कर्स को वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है कि हाउ टू परफॉर्म एनी जॉब विद सेफ्टी, के वर्क प्लेस पे जब भी उन्होंने कोई काम स्टार्ट करना है, कोई हाइट के ऊपर काम करना है, इलेक्ट्रिसिटी का करना है, अंडरग्राउंड करना है, उस काम को सेफली और सिक्योरली कैसे करेंगे, कैसे वो प्रोडक्ट को भी अच्छा तैयार करेंगे, जो प्रोजेक्ट है उसको भी कंप्लीट करेंगे और साथ अपनी हेल्थ को भी वहाँ पे सेफ और सिक्योर रखेंगे। उसके बारे में वो उन्हें क्या कर रहा होता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर वो ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करेगा, उनके पास रिटन प्रोसीजर अवेलेबल नहीं होंगे, तो वर्कर्स को भी वहाँ पे अपने गोल्स वगैरह पता नहीं होंगे, उन्हें क्वालिटी ऑफ वर्क के बारे में पता नहीं होगा, और उसकी वजह से वहाँ पे इंजरीज और लॉसेस के जो चांसेस हैं वो भी इंक्रीज करेंगे। एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रैक्टर टू इंश्योर दैट सिस्टम्स आर इन प्लेस टू इफेक्टिवली मैनेज द इंटरफेस बिटवीन कंट्रैक्टेड सर्विसेज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। और ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रैक्टर दोनों ने इंश्योर करना है कि जो एग्रीमेंट वहाँ पे किया गया है उस एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए उनके पास प्रॉपर सिस्टम वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। उस सिस्टम के अंदर क्या होगा, उस सिस्टम के अंदर इंजीनियर्स होंगे, उस सिस्टम के अंदर वहाँ पे मशीनरी होगी, उस सिस्टम के अंदर वहाँ पे ट्रेनिंग होगी, उस सिस्टम के अंदर वहाँ पे उनको जो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो होंगे, उस सिस्टम के अंदर पॉलिसी मैकेनिज्म होगा, उस सिस्टम के अंदर वहाँ पे उनकी जो फाइनल रिक्वायरमेंट्स है कि जो एक्सेप्टेबल होगा कि कौन सा आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टिंग जो क्राइटेरिया वो क्या होगा, वो तमाम चीज़ें वहाँ पे प्रॉपरली इफेक्टिवली मैनेज की जा रही हैं ताकि वहाँ पे सर्विसेज को फुलफिल किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रैक्टर विल डिफाइन स्ट्रक्चर फॉर टू वे कम्युनिकेशन, और वहाँ पे वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन को इंश्योर करने के लिए कि वर्कर प्रॉपरली तमाम चीज़ें गाइड कर रहा है एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ को जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो वहाँ पे अपनी मैनेजमेंट को एड्रेस कर रहे हैं, मैनेजमेंट को बता रहे हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे क्या की जा रही हैं, उसके लिए एक स्ट्रक्चर वहाँ पे डिफाइन किया गया है ताकि वहाँ पे किसी किस्म की वहाँ पे हिडन थिंग नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म के वहाँ पे एम्बिग्युइटी वगैरह ना हो। Organization to ensure a system in place to enable CSM operation teams to provide feedback on the contractor। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी इंश्योर करना है कि वर्क प्लेस पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, जो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन स्टैंडर्ड्स के बारे में उन्हें वापस वहाँ पे फीडबैक भी मिलना चाहिए। क्या ये स्टैंडर्ड्स वर्कर्स को समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्या वर्कर्स इनके अकॉर्डिंग सही से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ताकि उन स्टैंडर्ड्स के अंदर अगर किसी लेवल पे चेंजिंग की ज़रूरत है, किसी लेवल पे एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या किसी और वहाँ पे मशीनरी की ज़रूरत है, जिस चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत है इंप्रूवमेंट की, वो उसके अंदर की जा सके और वहाँ पे इस सिस्टम को ज़्यादा इंप्रूव किया जाए। एंड ऑर्गेनाइजेशन विल पीरियडिकली
Evaluate contractors suppliers performance to ensure safety expectation are continuously met। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम वहाँ पे क्या करेगी, चेकिंग करेगी, उनकी परफॉर्मेंस वगैरह को देखेगी, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन को देखी, उसकी परसेंटेज को देखेगी कितना कंप्लीट हुआ है, जिसके थ्रू वहाँ पे पता चलेगा कि प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है और उसके अंदर किस लेवल की वहाँ पे डेफिशिएंसी वगैरह मौजूद है। अब ये जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, तो इन तमाम एक्टिविटीज़ को करने के लिए एक वहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा, वो पर्सन जिसके अंदर ये 3 स्किल्स होंगी। एक उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। एटीट्यूड कौन सा होगा कि वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको वहाँ पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा और उनका जो वहाँ पे फीडबैक भी लेगा, उनके जो इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस करेगा और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी क्लियरली वहाँ पे उन्हें समझाएगा। सेकेंड चीज़ उसको नॉलेज होगी। नॉलेज किस चीज़ की, हाउ टू परफॉर्म सेफ्टी जॉब इफेक्टिवली, कि अपनी जो सेफ्टी जॉब है उसे कितने मुअस्सर तरीके से कैसे वहाँ पे परफॉर्म करना है। और स्किल्स, इन कामों को करने के लिए वहाँ पे कौन सी स्किल्स चाहिए, जिस तरह ऑब्जर्वेशन स्किल हो गई है, ऑडिटिंग की स्किल हो गई है, वहाँ पे वर्कर्स को ट्रेनिंग देने की स्किल हो गई है, वर्कर्स को वहाँ पे मैनेज करने की स्किल हो गई है, उनके साथ कम्युनिकेशन स्किल हो गई है। ये जो स्किल्स हैं ये तमाम अगर उसके अंदर होंगी और साथ उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है और उस इन चीज़ों के बारे में उसके पास नॉलेज भी है, ये तीनों चीज़ें जिस पर्सन के अंदर होंगी वो क्या होगा, कॉम्पिटेंट पर्सन होगा। और वो पर्सन ही क्या करेगा, वर्क प्लेस पे तमाम चीज़ों को इफेक्टिवली मैनेज करेगा। अगर इन चीज़ों में से एक भी उसके अंदर नहीं है, एक भी उसके अंदर कम है, तो वहाँ पे वो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इफेक्टिवली वहाँ पे इम्पोज नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसका एटीट्यूड ही पॉजिटिव नहीं है। जब उसको एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, उसने वर्कर की कोई बात सही से सुननी ही नहीं है, उसने वर्कर्स को जितने भी इशूज़ हैं उनको सुनना नहीं है, जैसे अपनी बात ही कहनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका एटीट्यूड भी पॉजिटिव है, स्किल्स भी हैं, उसे ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी आ रही है, लेकिन उसे चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है हज़ार्डियस मटेरियल कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर हो सकते हैं, बायोलॉजिकल है, मैकेनिकल है, आपके इन्वायरमेंटल हैं, फिजिकल हैं, या वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन हैजर्ड्स हैं, कौन से हैजर्ड्स हैं, उनके केमिकल वगैरह, अगर इनके बारे में उसे नॉलेज नहीं है तो वो फिर इन चीज़ों को इफेक्टिवली मैनेज ही नहीं कर पाएगा। वो किस चीज़ को वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करेगा, जब उसे नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे चीज़ों को भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। इसीलिए तीनों चीज़ें उसके अंदर क्या होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, इफेक्टिवली साइट को मैनेज कर सकता है, वहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उनको इफेक्टिवली मैनेज करेगा। 7 स्टेप्स अप्रोच ऑफ कंट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये जो कंट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, एक ये जो सिस्टम बनाया जा रहा है, इसके अंदर वहाँ पे 7 स्टेप्स अप्रोच है। मीन इस मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने के लिए आपने क्या करना होता है, 7 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। उन 7 स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप इस सिस्टम को बनाते हैं और उसके बाद ही वहाँ पे ये सेफ्टी जो सिस्टम है ये इफेक्टिवली वहाँ पे काम कर रहा होता है। अगर इन स्टेप में से एक भी आप क्या करते हैं, वहाँ पे इग्नोर करते हैं या एक को भी आप वहाँ पे प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, तो उसके लिए फिर वहाँ पे क्या होगा, वर्किंग साइड पे वहाँ पे आपका मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा, उसके अंदर कमी होगी और वहाँ पे आपको वहाँ पे उसकी वजह से नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। जिसके अंदर सबसे पहले क्या हो गया, कंट्रैक्टर सिलेक्शन। कंट्रैक्टर सिलेक्शन के लिए प्रॉपर आपके पास क्या होना चाहिए, CSM होना चाहिए, कंट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। उस सिस्टम के अंदर आपके पास प्री क्वालिफिकेशन डाटा होना चाहिए। प्री क्वालिफिकेशन, प्री का मतलब होता है पहले से, क्वालिफिकेशन जो कंट्रैक्टर के अंदर वहाँ पे होनी चाहिए, डाटा जो डाटा वहाँ पे अंदर उसके अंदर चाहते हैं। जैसे हमने 3 स्किल्स देखी है ना। अब मोस्टली जब भी आप किसी जगह पे जाएंगे, आप सेफ्टी की जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, आपका एग्जाम लिया जाएगा, उसके अंदर असेस किया जा रहा होता है क्या आपके पास सेफ्टी से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है या नहीं है, क्या आपके पास सेफ्टी से रेलिवेंट डाटा अवेलेबल है या नहीं है। अगर ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको इस सेफ्टी सिस्टम के अंदर, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ऐड नहीं किया जा रहा होता। तो इसी तरह जब आपने एक कंट्रैक्टर की सिलेक्शन करनी होगी तो उसके वक्त भी आपके पास क्या होगा, एक वहाँ पे प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मौजूद होगा। जैसे आपके पास सेफ्टी कोर्स है ना, सेफ्टी कोर्स के अंदर आपको पहले से पता है कि आपसे किस रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पता है कि हम मैनेजमेंट लेवल के अंदर जा रहे हैं, अगर लेवल 3 के अंदर जा रहे हैं, सुपरवाइजर की जॉब के लिए जा रहे हैं, वहाँ से हमसे सिनेरियो बेस्ड चीज़ें पूछी जाएंगी। वहाँ पे हमें सिचुएशन दे दी जाएगी कि आप बताएंगे सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। अगर आप लेवल 2 के अंदर जा रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्क प्लेस सेफ्टी पे वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी, वर्क प्लेस सेफ्टी पे आप रिस्क असेसमेंट कैसे करेंगे, हैजर्ड को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, हैजर्ड को किस तरह कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में आपके पास क्या क्राइटेरिया, क्या आपके पास आंसर्स होंगे। अगर लेवल 1 के अंदर जा रहे हैं तो लेवल 1 के अंदर आपको वहाँ पे बेसिक सेफ्टी के बारे में पूछा जाएगा कि सेफ्टी है क्या, सेफ्टी सिस्टम क्या है, कन्फाइंड स्पेस क्या होती है, वर्क एट हाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या है, फायर सेफ्टी क्या है, वहाँ पे आपकी
एक्सकवेशन सेफ्टी क्या है, मल्टीपल चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या इन चीज़ों के बारे में वहाँ पे नॉलेज है या नहीं है। अब हर लेवल डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट लेवल से आपसे क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप उन्हीं चीज़ों के बारे में आप पहले नॉलेज भी गेन करते हैं। जैसे अभी आप HSC लेवल 1 कर रहे हैं तो उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं कि कंटिन्यूसली नॉलेज गेन करते जा रहे हैं कि आपकी वर्क प्लेस पर वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ होंगी, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ पर हमें क्या करना है, रिकॉर्ड कीपिंग क्या होती है, इंसिडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन क्यों की जाती है, इमरजेंसी क्या होती है, उसके अंदर हमने किस तरह बिहेव करना है, ये तमाम चीज़ें आप इसके अंदर सीख रहे होते हैं जो कि आपको हेल्प कर रही होती हैं कि वर्क प्लेस पे वहाँ पे आपको मैनेज करने के लिए। ऐसे ही कंट्रैक्टर की सिलेक्शन का वहाँ पे क्राइटेरिया सेट किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा कि क्या कंट्रैक्टर उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे फुलफिल हो रहा है, अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके पास वहाँ पे पोटेंशियल मौजूद है वर्क प्लेस को मैनेज करने का या नहीं। उसके बाद सेकेंड चीज़ आप क्या करेंगे, कंट्रैक्ट प्रिपरेशन। कंट्रैक्ट प्रिपरेशन के अंदर क्या किया जाता है कि आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसका वहाँ पे स्कोप डिफाइन करते हैं कि आप जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं तो उसका स्कोप क्या होगा, उसके अंदर सेफ्टी की क्लॉजेज क्या है, हैजर्ड और रिस्क के बारे में आपके क्या वहाँ पे वैल्यूज हैं, वहाँ पे आपके क्या कंसर्न्स होंगे, और इसके बारे में आप क्या करते हैं कि तमाम जो क्लॉजेज हैं वो वहाँ पे डॉक्यूमेंटाइज करते हैं और क्लैरिफाई करते हैं कि आपकी वहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या तवक्कुआत हैं, जिसकी बेस पे आपने वहाँ पे वर्क प्लेस को मैनेज करना है। फिर आप क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एवोल्यूशन एंड अवार्ड। इसके अंदर क्या करते हैं कि अवार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट टू क्वालिफाइड कंपिटेंट, और जो पर्सन वहाँ पे कंपिटेंट होता है, इन तमाम क्वालिफिकेशंस को पूरा कर रहा होता है, उसकी एवोल्यूशन की जाती है, और अगर वहाँ पे वो कंपिटेंट है और वहाँ पे वो तमाम चीज़ों को वहाँ पे फुलफिल कर रहा है तो उसको वहाँ पे अवार्ड दिया जाता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि तमाम एक्सपेंसेस वगैरह मैनेज किए जाएँ। इफ द बिडर क्लियर सेफ्टी एवोल्यूशन देन ओनली दे विल बी फर्दर टेक्नो कमर्शियल एवोल्यूशन। अब वहाँ पे अगर एक बिडर जो होता है तो मल्टीपल बिडर्स आते हैं जो कि आगे वहाँ पे बिड कर रहे होते हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट लेना है। अब वो हर एक बंदा क्या करता है, अपना वहाँ पे फ्यूचर के स्कोप बताता है, अपने पास प्रोजेक्ट्स वगैरह बताता है, उनकी कंप्लीशन रेट बताता है, विद इन डेट कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, उनके अंदर डिले कितना हुआ, कॉस्ट को कितना इफेक्टिव वे के अंदर मैनेज किया गया, वहाँ पे क्वालिटी को कितना इंश्योर किया गया है, इन तमाम चीज़ों को वहाँ पे आके वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, डिस्प्ले कर रहे होते हैं। और उसकी बेस पे फिर वहाँ पे क्या किया जाता है, फाइनलाइज किया जाता है एक बिडर को जो कि वहाँ पे आपको तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा होता है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर वहाँ पे देखा जाता है वर्कमैन असेसमेंट और स्क्रीनिंग। वर्कमैन असेसमेंट के अंदर देख जो आपकी वर्कर्स हैं उनकी वहाँ पे स्किल्स को असेस किया जाता है कि जो वर्कर वहाँ पे काम करने जा रहे हैं क्या वो स्किलफुल हैं या नहीं है, वो स्किल्ड बेस है या नहीं है, वो अनस्किल्ड तो नहीं है, फ्रेश तो नहीं है। अब उनका जो स्किल लेवल है उसको वहाँ पे चेक किया जाता है, पहले उन्हें ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है, उसके बाद देखा जाता है कि वो किस लेवल पे वहाँ पे चीज़ों को गेन कर रहे हैं। अगर वो गेन कर रहे हैं तो उसकी बेस पे उन्हें वहाँ पे आगे अप्रूव किया जाता है, अगर वो गेन नहीं कर रहे वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे अब ये क्लास है 30 to 35 स्टूडेंट्स हैं इस क्लास के अंदर। अब इस क्लास के अंदर जब आपका टेस्ट लिया जाएगा उस टेस्ट के अंदर पता चल जाएगा कौन सा स्टूडेंट कितना वहाँ पे चीज़ों को गेन कर रहा है, कौन सा कितना इसके ऊपर फोकस कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। अब वो चीज़ क्या करती है कि आइडेंटिफाई करती है कि कौन से वर्कर्स हैं जो फ्यूचर के लिए उनके लिए एसेट्स हैं, उनके लिए सरमाया, और कौन से वर्कर्स हैं जो कि वहाँ पे जस्ट वहाँ पे टाइम पास करने के लिए आए हैं या वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह को फुलफिल नहीं कर रहे। उसके बाद जो वर्कर इन तमाम चीज़ों को क्वालिफाई कर देते हैं उनको फिर ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है। अब उन्हें वहाँ पे कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कंपनी से रेलिवेंट जो स्किल्स हैं, जो वहाँ पे पॉलिसी है, उन तमाम चीज़ों को वहाँ पे उन्हें सिखाया जा रहा होता है, उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है और फिर ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है। और उस ट्रेनिंग के अंदर भी फिर उनकी अगेन असेसमेंट की जाती है। जैसे आप किसी भी जगह पे जाते हैं, अगर वर्क वीज़ा पे भी जा रहे हैं तो पहले 3 महीने या 2 महीने जो आपके होते हैं वो ट्रायल के ऊपर होते हैं। उस ट्रायल के अंदर वहाँ पे देखा जा रहा होता है कि आप वहाँ पे वर्क को कितना इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं, कितना वहाँ पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप मैनेज नहीं करते, आप वहाँ पे सेफ्टी से रिलेवेंट आपके पास नॉलेज नहीं है और विदाउट नॉलेज गए हुए हैं तो वहाँ पे फिर आपको वहाँ पे निकाल दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, उनको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, सिस्टम के बारे में सिखाया जाएगा और फिर उनकी असेसमेंट की जाएगी। 2 उन्हें अटेम्प्ट्स दी जाती हैं, अगर दोनों के अंदर वो रिजेक्ट हो जाते हैं उन्हें वापस पुश बैक कर दिया जाता है। फिर वर्क मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पे मैनेजमेंट का काम ही क्या होता है कि सुपरविजन करना, वहाँ पे चीज़ों को मॉनिटर करना और वहाँ पे देखना कि तमाम जो स्टैंडर्ड्स हैं वो वहाँ पे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, हाईली हजार्डियस जो वहाँ पे हाईली हजार्डियस थिंग्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, उनके बारे में वर्कर्स के वहाँ पे क्या स्कोप है, इन तमाम चीज़ों को वहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा और वहाँ पे देखा जाएगा कि जो आपकी मीटिंग्स वगैरह हैं वो भी आपकी कंडक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है और उसकी बेस पे आपकी जो वर्क
वर्क प्लेस है वो भी इफेक्टिवली मैनेज होगी। एंड पीरियोडिक एवल्यूशन और टाइम टू टाइम ओवरऑल आप अपने पूरे सिस्टम को एवेल्यूएट करेंगे। फिर अगेन आप कंट्रैक्टर को देखेंगे, वर्कर्स को देखेंगे, पॉलिसी को देखेंगे, उसके अंदर किसी लेवल पे चेंजिंग की ज़रूरत है या नहीं है, और आप देखेंगे तमाम जो प्रोसेसेस हैं वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आपकी जो पॉलिसी है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। इन तमाम चीज़ों को एवेल्यूएट करेंगे और उनके अकॉर्डिंग आप देखेंगे इसके अंदर किसी चीज़ लेवल पे चेंजिंग की ज़रूरत है या नहीं है। क्लियर? इसके अंदर जो पॉइंट क्लियर नहीं है वापस पूछ लें। ओपन करें PDF चैप्टर नंबर 8।